नमस्ते। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। मतलब आजकल हम सब किसी ना किसी तरह एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सुबह फोन को फेस आईडी से अनलॉक करने से लेकर या सिरी से मौसम पूछने तक। हाँ, या नेटफ्लिक्स पर अगली फिल्म का सुझाव पाने तक सब कुछ एआई है। लेकिन इन सब के पीछे की तकनीक क्या है? हमारे पास एआई और मशीन लर्निंग पर एक बहुत ही जानकारीपूर्ण कोर्स का टेक्स्ट है और आज हमारा मिशन है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे शब्दों को आसान भाषा में समझना। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, एआई असल में है क्या? देखिए, एआई सीधे शब्दों में कहूँ तो मशीनों में इंसानी बुद्धि डालने की एक कोशिश है। इंसानी बुद्धि जैसे कि? जैसे पैटर्न पहचानना। अगर मैं कहूँ कि 1 का आउटपुट 1 है, 2 का 4 और 3 का 9, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगला 4 का 16 और 5 का 25 होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम स्क्वायर का पैटर्न देख रहे हैं। एआई का लक्ष्य मशीनों को यही सिखाना है। अच्छा। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे स्पीच रिकग्निशन, सिरी और एलेक्सा, या फिर इमेज एनालिसिस, जहां ट्रैफिक पुलिस के कैमरे वो गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ के अपने आप चालान भेज देते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। एआई ये सब सीखता कैसे है? यहीं पर मशीन लर्निंग की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बदल दिया? कैसे? देखिए, पहले के एआई सिस्टम्स रूल बेस्ड होते थे। मतलब प्रोग्रामर हर नियम हाथ से लिखता था। अच्छा। जैसे अगर तापमान 25 डिग्री से ज्यादा हो तो एसी चालू कर दो। ये एआई है, पर मशीन लर्निंग नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली क्रांति एल्गोरिदम में नहीं बल्कि सीखने की क्षमता में थी, और ये सीखना डेटा से होता है। बिल्कुल, आपने पूरी कहानी का सार एक लाइन में कह दिया। मशीन लर्निंग का मतलब है कि हम मशीन को नियम नहीं बताते, हम उसे बहुत सारा डेटा देते हैं और वो खुद ब खुद नियम या पैटर्न सीख जाती है। और ये डेटा आया कहाँ से? इंटरनेट से? हाँ, पिछले 2 दशकों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से जो डेटा विस्फोट हुआ, वही इस एआई क्रांति का असली ईंधन है। इसीलिए कहते हैं कि हर मशीन लर्निंग एआई है, लेकिन हर एआई मशीन लर्निंग नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब एआई के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो डेटा से नहीं सीखते। जी, जैसे मैंने बताया, हमारे घर के एसी या फ्रिज में फजी लॉजिक सिस्टम होते हैं। वो कुछ तय नियमों पर काम करते हैं। वो एआई है, पर मशीन लर्निंग नहीं। वाह, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी एक और परत है, डीप लर्निंग। हाँ, डीप लर्निंग। जब पैटर्न बहुत ज्यादा जटिल और कई परतों में छुपे होते हैं, जैसे किसी तस्वीर में एक इंसान के चेहरे को पहचानना, तब हमें डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे दिमाग की तरह काम करता है ना, न्यूरल नेटवर्क्स? एकदम सही। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है, जो न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करता है। ये नेटवर्क्स हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से ही प्रेरित हैं। चैट जीपीटी के पीछे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वे भी डीप लर्निंग का ही हिस्सा है। और जेनरेटिव एआई? वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जेनरेटिव एआई या जेन एआई वो तकनीक है जो कुछ नया बनाती है। नया टेक्स्ट, नई इमेज, नया ऑडियो। वो सिर्फ डेटा को समझती नहीं है, बल्कि कुछ नया रचती है। ठीक है, तो ये डेटा से सीखना असल में काम कैसे करता है? मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है? इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल 2 चरणों में काम करता है। पहला है ट्रेनिंग। हाँ, यानी पुराने डेटा को देखकर सीखना। जैसे बैंक का सिस्टम पुराने आवेदकों का डेटा देखेगा, क्रेडिट स्कोर, सैलरी वगैरह, और ये सीखेगा कि किसका लोन अप्रूव हुआ और किसका रिजेक्ट। और दूसरा चरण? दूसरा है प्रिडिक्शन या इन्फरेंस। इस सीखी हुई समझ या मॉडल का इस्तेमाल करके वो नए आवेदक के लिए भविष्यवाणी करेगा कि उसे लोन देना चाहिए या नहीं। तो यही प्रक्रिया जीमेल के स्पैम फिल्टर से लेकर ज़ोमैटो के डिलीवरी टाइम बताने तक में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, हर जगह। अब इस सीखने के भी मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। अच्छा। पहला और सबसे आम है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मॉडल एक टीचर की निगरानी में सीखता है। टीचर की निगरानी में मतलब हम उसे लेबल वाला डेटा देते हैं, यानी हर सवाल के साथ उसका जवाब भी देते हैं। जैसे हजारों ईमेल देकर ये बताना कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नॉन स्पैम। समझ गया। तो जब ज़ोमैटो मुझे बताता है कि मेरी बिरयानी 27 मिनट में आएगी, तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरे जैसे हजारों पिछले ऑर्डर्स के डेटा से सीख चुका है। बिल्कुल सही उदाहरण है। और इसकी भी 2 प्रकार है।
जब आउटपुट एक कैटेगरी हो, जैसे स्पैम या नॉन स्पैम, तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जब आउटपुट एक नंबर हो, जैसे डिलीवरी का समय, तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कोई टीचर नहीं होता। हम मॉडल को बस बहुत सारा डेटा देते हैं और कहते हैं इसमें जो भी दिलचस्प पैटर्न या ग्रुप्स हैं वो खुद ढूंढो। अच्छा, तो वो खुद ही क्लस्टर बनाता है, जैसे न्यूज आर्टिकल्स को खेल राजनीति में बांटना। हाँ बिल्कुल। या फिर अमेज़न पर ग्राहकों को उनकी आदतों के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना। इसका एक और बेहतरीन इस्तेमाल है धोखाधड़ी का पता लगाना, है ना? एनोमली डिटेक्शन। हाँ, एनोमली डिटेक्शन। सिस्टम हजारों नॉर्मल ट्रांजैक्शन का पैटर्न सीख लेता है। जैसे ही कोई अजीब ट्रांजैक्शन होता है, जैसे एक ही कार्ड से 1 मिनट के अंदर दिल्ली और लंदन में पेमेंट हो जाए, सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो सीखे हुए पैटर्न से अलग है। लेकिन एक सवाल है, सिस्टम ये कैसे तय करता है कि 5 अलग-अलग शहरों से लॉगिन करना अजीब है? क्या हो अगर कोई व्यक्ति सच में यात्रा कर रहा हो? क्या ये सिस्टम बहुत सारी गलतियां नहीं करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। और यही इन सिस्टम्स की सबसे बड़ी चुनौती है, फॉल्स पॉजिटिव्स को कम करना। इसीलिए ये सिस्टम सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं देखते, वो कई चीजें एक साथ देखते हैं। लोकेशन, समय, डिवाइस, यूजर का सामान्य व्यवहार। अच्छा, तो वो पैटर्न को सीखता है। हाँ, अगर कोई हमेशा यात्रा करता रहता है तो सिस्टम उसके पैटर्न को भी सीख लेता है। यह हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सटीकता लगातार बेहतर हो रही है। ठीक है। और तीसरा तरीका? और तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये एक पालतू जानवर को ट्रेनिंग देने जैसा है। अच्छा। हाँ। इसमें एक एजेंट या मॉडल होता है जो एक माहौल में काम करता है। सही काम करने पर उसे इनाम मिलता है और गलत काम करने पर सजा। तो उसका लक्ष्य होता है सबसे ज्यादा इनाम इकट्ठा करना। बिल्कुल, सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी से सीखती हैं। लेन में रहने पर इनाम, बाहर जाने पर सजा। इसका इस्तेमाल शतरंज जैसे गेम और रोबोटिक्स में बहुत होता है। वाह, तो आपने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का जिक्र किया था। क्या हम इसे और सरल बना सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं? जरूर। इसे कॉलेज के सीजीपीए कैलकुलेशन के उदाहरण से समझिए। आपके फाइनल ग्रेड के लिए मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर और क्लास टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं, है ना? हाँ। लेकिन कॉलेज हर चीज को बराबर महत्व नहीं देता। वो हर एग्जाम को एक वेटेज या वेट देता है, जैसे एंड सेम को 40%, मिड सेम को 30%। हाँ बिल्कुल। और अगर टीचर देखे कि छात्र क्लास टेस्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो वो उसका वेटेज बढ़ा सकते हैं। बस, आपने न्यूरल नेटवर्क का राज समझ लिया। सच में? हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स ठीक यही करते हैं। वे इनपुट लेते हैं, हर इनपुट से जुड़े कनेक्शन को एक वेट देते हैं और फिर एक आउटपुट निकालते हैं। ट्रेनिंग के दौरान वो बार-बार अपने आउटपुट को सही जवाब से मिलाते हैं। और अगर कोई गलती होती है तो वो वापस जाके इन वेट्स को थोड़ा-थोड़ा बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। लाखों उदाहरण देखने के बाद वो इन वेट्स को इतना सटीक बना लेते हैं कि वो सही भविष्यवाणी करने लगता है। मतलब ये लगातार अपनी गलतफहमियों से सीखते हुए इन वेट्स को एडजस्ट करते रहते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बात याद आई। जब मैं अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बना रही थी, एक बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर पहचानने के लिए, घंटों की ट्रेनिंग के बाद भी वो हर तस्वीर को बिल्ली बता रहा था। अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। बाद में पता चला कि मेरे ट्रेनिंग डेटा में 90% तस्वीरें बिल्लियों की ही थीं। तो बेचारे मॉडल ने कभी ठीक से कुत्ता देखा ही नहीं था। बिल्कुल। डेटा का संतुलन कितना जरूरी है ये मैंने उसी दिन सीखा। एआई भी वैसा ही सीखता है जैसा उसे सिखाया जाता है, अच्छी और बुरी आदतें दोनों। सही बात है। तो हमारे पास ये अलग-अलग सीखने के तरीके हैं और इनको पावर देने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स। तो क्या इन न्यूरल नेटवर्क्स के भी अलग-अलग डिजाइन होते हैं, जैसे अलग काम के लिए अलग इंजन? हाँ बिल्कुल, आर्किटेक्चर बहुत मायने रखता है। कुछ सबसे जरूरी आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे CNNs यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। CNNs? ये इमेज और वीडियो को समझने के लिए बनाए गए हैं। ये पूरी इमेज को एक साथ देखने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों का विश्लेषण करते हैं, जैसे किसी चेहरे में आंखें, नाक या किसी तस्वीर में कोने और किनारे। अच्छा, तो मेरे फोन की फेस आईडी यही इस्तेमाल करती है? हाँ बिल्कुल। फिर आते हैं RNNs यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ये सीक्वेंशियल डेटा के लिए अच्छे हैं, मतलब ऐसा डेटा जिसमें क्रम मायने रखता है,
जैसे टेक्स्ट या स्टॉक की कीमतें। सही। इनकी खासियत ये है कि इनमें मेमोरी होती है। ये पिछली जानकारी को याद रख सकते हैं। रुकिए, ये मेमोरी वाली बात दिलचस्प है। लेकिन अगर क्रम बहुत लंबा हो तो, जैसे कोई बहुत लंबी कहानी पढ़ रहा हो, तो क्या आरएनएस कहानी की शुरुआत भूल नहीं जाते? आपने इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। आरएनएस की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। लंबे वाक्यों में वो शुरुआत का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। और इसी समस्या को हल करने के लिए एआई की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति हुई, ट्रांसफॉर्मर्स, ये शब्द तो आज हर जगह सुनाई देता है। चैट जीपीटी के पीछे यही है। तो इसने ऐसा क्या किया जो आरएनएस नहीं कर पाया? ट्रांसफॉर्मर्स ने टेक्स्ट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आरएनएस एक एक शब्द करके पढ़ते थे। ट्रांसफॉर्मर्स पूरा वाक्य या पैराग्राफ को एक साथ देखते हैं। एक साथ? हाँ, और फिर वो अटेंशन नाम के एक मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म, ये फिर से एक टेक्निकल शब्द लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक लंबा वाक्य पढ़ते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देता है जो वाक्य का मतलब तय करते हैं। हाँ, सही बात है। अगर मैं कहूँ मैंने सेब नहीं खाया क्योंकि मैं भूखा नहीं था, तो आपका ध्यान नहीं और क्योंकि पर जाएगा। बिल्कुल, ये शब्द पूरे वाक्य का मतलब बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स ठीक यही काम करते हैं। वे पूरे वाक्य को एक साथ देखकर ये तय करते हैं कि किन शब्दों पर अटेंशन देना है और कौन से शब्द एक दूसरे से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसी क्षमता की वजह से वो भाषा का संदर्भ, बारीकियां और असली मतलब समझ पाते हैं। वाह, तो वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके बीच के रिश्तों को समझ रहे हैं। इसीलिए आज के एआई इतने स्वाभाविक तरीके से बात कर पाते हैं। तो ये सब चीजें असल में कैसे बनाई जाती हैं? मतलब एक डेवलपर क्या इस्तेमाल करता है? इसके लिए डेवलपर्स ज्यादातर पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी खास लाइब्रेरीज हैं जो न्यूरल नेटवर्क बनाने के काम को बहुत आसान कर देती हैं। और इन सबसे जो टूल्स बनते हैं वो हैं चैट जीपीटी, मिडजर्नी या सोरा। हाँ, ये सब डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की ही देन है। इसमें दो मुख्य फील्ड्स हैं। एक है कंप्यूटर विजन, जो मशीनों को इमेज और वीडियो को देखना सिखाता है, जैसा सीएनएन्स करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मशीनों को इंसानी भाषा को समझने और बनाने का काम सिखाता है। आज के जो एलएलएम्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे GPT-4, वो एनएलपी की ही सबसे एडवांस मिसाल है। तो हमने एआई की एक सिंपल परिभाषा से शुरू करके डेटा की क्रांति को समझा, फिर न्यूरल नेटवर्क्स के दिमाग में झांका और आखिर में ट्रांसफॉर्मर्स जैसे सबसे शक्तिशाली आर्किटेक्चर तक का सफर तय किया। बिल्कुल, ये एक रूल बुक फॉलो करने से लेकर भाषा का संदर्भ समझने तक की एक अद्भुत यात्रा है। और अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ ये है कि एआई का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसके मूल में डेटा से अलग-अलग तरीकों से सीखने की प्रक्रिया है, ताकि इंसानी बुद्धि की नकल की जा सके या उसे बढ़ाया जा सके। आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने समझा कि एआई पैटर्न पहचान कर सीखता है, लेकिन जब जनरेटिव एआई कोई ऐसी कविता लिखता है जो किसी ऐसे कवि की शैली में हो जो कभी था ही नहीं, या किसी काल्पनिक जीव की तस्वीर बनाता है, तो क्या ये सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा से सीखे गए जटिल पैटर्न को दोहरा रहा है, या ये रचनात्मकता का कोई नया रूप है? बहुत अच्छा सवाल है। परिष्कृत पैटर्न मैचिंग और वास्तविक सृजन के बीच की रेखा कहाँ है, ये सोचने वाली बात है।